नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की माने तो उन्हें इस वक्त एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है, जिसमें बीजेपी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हटाकर गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को कामकाज करने से रोका जा रहा है, उसके अधिकारियों को बैठकों में नहीं आने दिया जा रहा है, खाली पद पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती नहीं हो रही है और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, जिसमें बीजेपी, जो कि पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से बेदखल है, जिसे दिल्ली की जनता ने राज करने की अनुमति नहीं दी, कम से कम दिल्ली पर, उसी दिल्ली को आज बीजेपी गलत तरीकों से हथियाना चाह रही है, ऐसा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। आज आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कुछ बड़े आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्यों बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में रख रही है, क्यों वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, किस तरह वो दिल्ली की जनता को तंग करना चाहती है। बीजेपी पर ये तमाम बड़े आरोप आज लगे आतिशी की ओर से, सौरभ भारद्वाज की ओर से। आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं और इस समय आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल में हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, दिल्ली के चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे समय में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा आरोप कि दिल्ली की सरकार को गिराकर बीजेपी वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है। क्या कहा है आतिशी ने, पहले इसको सुन लेते हैं, उसके बाद बीजेपी पर जो षड्यंत्र का ये जो आरोप लगा है उस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। पहले सुन लेते हैं आतिशी का ये बयान। कि कोर्ट का भी जो रास्ता होगा, जैसे जरूरत पड़ेगी हम उस रास्ते जरूर जाएंगे, लेकिन जैसा आपने कहा ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का एंजॉय करते हैं और ये सारा षड्यंत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है, उस वादे को रोकने के लिए है। दिल्ली में फ्री बिजली रोकने के लिए है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा रोकने के लिए है, फ्री तीर्थ यात्रा रोकने के लिए है। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। तो आपने सुना कि आतिशी बता रही हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी ने रची है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, क्यों भेजा गया है और किस तरह दिल्ली की सरकार के कामकाज को, जो वायदे दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए थे, यहाँ की महिलाओं से किए थे, बुजुर्गों से किए थे, बच्चों से किए थे, उनके शिक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो इंतजाम अरविंद केजरीवाल ने किए, उन सबको रोकने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो आखिर बीजेपी के इस राजनीतिक षड्यंत्र जिसका आरोप उस पर लगा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या बीजेपी किसी तरह दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहती है? क्या कारण है कि बीजेपी सीधे सीधे चुनाव में आम आदमी पार्टी को मात न देकर दूसरे तरीके से उसको हराकर या उसे सत्ता से बेदखल करना चाहती है? क्या कारण है कि बीजेपी हमेशा पिछले दरवाजे से सत्ता पर आना चाहती है? आज इसी पर हम अमलेंदु उपाध्याय जी से अभी चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आतिशी का ये जो आरोप है कि एक राजनीतिक साजिश रची जा रही है, दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज होने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने का यही मतलब है कि सीधे सीधे केंद्र के हाथों में सारी बागडोर रहेगी, उपराज्यपाल सर्वे सर्वा हो जाएंगे। क्या कारण है कि 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उसके बाद 1 अप्रैल से उनकी न्यायिक हिरासत है, 15 अप्रैल तक उन्हें अभी वहीं रहना है, तिहाड़ जेल में रहना है और इस बीच उनकी गिरफ्तारी की याचिका भी नामंजूर हो चुकी है। तो अब आतिशी ने ये जो आरोप लगाया है, इसका क्या कारण आप देखते हैं? देखिए सौमित्रा जी, ये आतिशी ने जो आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि इसका आभास जो है, इसका भान शायद अरविंद केजरीवाल को भी पहले से था कि इस तरीके की चीज़ें आगे चल कर के हो सकती हैं।
उनका एक पुराना वीडियो कल ही आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जेल जाने के लिए तैयार रहना, और पार्टी के 8-10 बड़े नेता जो हैं केजरीवाल समेत वो जेल जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि इसका मतलब अरविंद केजरीवाल पहले ही भांप गए थे कि ये सरकार किस हद तक जा सकती है और क्या क्या कर सकती है, क्योंकि उसको दिल्ली की सत्ता किसी तरीके से हथिया नहीं है। इसी के तहत जो आतिशी भी कह रही है कि पिछली 17 फरवरी को ही जो है वो विश्वास मत हासिल किया और राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, तो वो एक पहलू है कि विश्वास मत हासिल किया तो राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, लेकिन वो विश्वास मत इस बार आधार नहीं बनाया जाएगा, इस बार आधार कुछ और बनाया जा सकता है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और जैसा कि उनका कहना है कि अधिकारियों ने बैठकों में आना बंद कर दिया है, और ये केंद्र सरकार के इशारे पर या एलजी के इशारे पर हुआ जा रहा है, सीधा सीधा उनका आरोप ये है। तो ये तो समझा जा सकता है कि अधिकारी निश्चित तौर पे इस समय केंद्र सरकार के इशारे पे ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और ये समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है। ये एक आम एक तरीके से कहा जाए वो धारणा तो बन चुकी है लोगों के मन में कि मतलब मोदी सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को किसी भी तरीके से गिराना चाहती है। अभी जो एक मंत्री ने इस्तीफा दिया राजकुमार आनंद ने, वो देखिए उनका तो बड़ा मज़ेदार तमाशा हुआ, उनको ईडी ने बुलाया और उसके बाद वो जब आते हैं तो उसके बाद वो संजय सिंह का जो है वो वीडियो उसको रिट्वीट करते हैं और 2 घंटे बाद फिर वो त्यागपत्र अपना दे देते हैं और बहुत से आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दे देते हैं। अब 2 घंटे में ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन एकदम से हो गया कि जो अभी तक संजय सिंह का रिट्वीट कर रहे थे और केंद्र सरकार के ऊपर और मोदी जी के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए, बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए जो वीडियो था, और 2 घंटे बाद ही उनकी अंतरात्मा इस तरीके से जागती है कि वो पत्र दे देते हैं और फिर उल्टे आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर। और फिर आज तो उनका एक और पत्र है कि वो भ्रष्टाचार और आरक्षण को लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके के दबाव डाले जा रहे हैं। तो ये तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी ये चाहती है कि जब दिल्ली का चुनाव हो उससे पहले किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को अस्थिर किया जाए और ये प्रयास किया जाए कि उससे पहले ये सरकार गिर जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए या कोई ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाए, जिसका कि इससे पहले भी एक आरोप जो है वो आतिशी खुद लगा चुकी हैं और सौरभ भारद्वाज भी लगा चुके हैं कि अब 25-25 करोड़ रुपया देने की जब वो ऑफ़र किया गया है, अभी दिया गया नहीं दिया ये तो वो जाने, लेकिन उनका आरोप कुल मिलाकर के यही है। और ये पंजाब में भी एक एफआईआर दर्ज हुई कि वहाँ की सरकार को भी जो गिराने के लिए पैसे का ऑफर किया गया, वहाँ के आपके जो एमएलए हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। तो कुल मिलाकर के सर मित्ता जी ये समझा जा सकता है कि बीजेपी निश्चित तौर पे परेशान तो है कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार को गिराया जाए, और परेशानी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों हो गई। और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद एक तरह से कहा जाए कि देश का परिदृश्य जो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन को जो था वो गिरफ्तार जब करवाया था तो उस समय भी उनका सोचना ये था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जब तलवार लटकेगी तो हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन छोड़ के बीजेपी के साथ एनडीए में चले जाएंगे। वहाँ भी वो उसकी मुराद पूरी नहीं हुई और दिल्ली में भी उसकी ये मुराद पूरी नहीं हुई कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन छोड़ के बीजेपी के साथ चले जाएँ या इंडिया गठबंधन सिर्फ छोड़ भर ही दें। अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ डटे रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी को परेशानी पैदा कर रहा है और उसको समझ में आने लगा है कि ये जिस तरीके से समीकरण बना है और इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है उससे बीजेपी की परेशानियां लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब अदालतों से कुछ फैसले आ रहे हैं इस तरीके से और कुछ एक आध फैसले आ जाते हैं तो और परेशानियां बीजेपी की बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से दिल्ली की 7 सीटें उसके पास रहें जो अभी तक उसके पास थी। तो इसके लिए वो कोई भी काम कर सकती है। तो उसमें एक हथियार ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी तरीके से गिरा दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि मोदी ने नारा दे दिया है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उन्हें किसी भी तरह 400 से ज्यादा सीटें चाहिए अपने लिए, एनडीए के लिए। और इस समय ऐसा लग रहा है कि उसी की कोशिश में बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन ना हेमंत सोरेन नीतीश कुमार बने, ना अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार बने। बिहार की सत्ता पर भी बीजेपी इसी तरह काबिज हुई और रातों रात नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन फिर भी नहीं टूटा, वहां पर तेजस्वी जो है, लालू प्रसाद जो है वो और वामपंथी सारे वाम दल सारे ये कांग्रेस के साथ मिले रहे तो महागठबंधन बिहार में कायम रहा। उसके बाद झारखंड में भी कायम रहा। हेमंत सोरेन जेल चले गए
उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी कल्पना सोरेन ने उनकी जगह आकर मोर्चा संभाल लिया। वो मुख्यमंत्री नहीं बनी है, लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर वो जगह जगह पर जिस तरह से अभिभाषण दे रही हैं, प्रचार कर रही हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। और अब उसके बाद तीसरी बारी थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया और उसके बाद से ही ये लगातार आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि उपराज्यपाल बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं। आज आतिशी ने भी ये कहा कि वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, गृह मंत्रालय खाली पदों को भर नहीं रही है, ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ नहीं हो रही है, उसके बाद सारे वो बैठकों में नहीं आ रहे हैं अधिकारी। ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि बीजेपी किसी न किसी तरह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को तोड़ना चाह रही है या कि उसको बिखेर देना चाहती है आम आदमी पार्टी को, और उसके बहुत सारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश में भी है। राजकुमार आनंद का नाम आपने लिया, मीडिया में ये खबरें भी चल रही हैं कि बीजेपी के जो 7 सांसद हैं उसमें केवल 3 दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब कहाँ गायब हैं। ये सारी बातें भी चल रही हैं कि राघव चड्ढा लंदन में है, स्वाति मालीवाल अमेरिका में है। हालांकि ये आपका अंदरूनी मसला है कि उसके कौन से सांसद आकर बाहर बातें करते हैं और कौन से सांसद पार्टी के दायरे में रहकर काम करते हैं, ये आम आदमी पार्टी का मसला है। वहां के नेताओं ने अभी तक इस पर कोई शिकायत नहीं दर्ज की, लेकिन मीडिया में इस तरह की कहानियां बननी शुरू हो गई हैं और अब तो ये मामला जो है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके भी दबाव पड़ रहे हैं। आज आतिशी के जवाब में मनोज तिवारी जो है उन्होंने ये कहा कि वो सनसनी पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अमरिंदु जी, एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं कह रहा है, चुनाव शुरू हो चुके हैं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं और उनके तमाम नेता अभी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये बात उठाई जा चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमको नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम खाते सीज हो गए हैं। उसके बाद नेताओं को तोड़ने की बात भी चल रही है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी केवल एक लाइन का बयान देकर कि ये सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र की जिम्मेदारी से इस तरह से बरी हो सकते हैं अमरिंदु जी? देखिए शर्मिष्ठा जी, लोकतंत्र की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को चिंता है भी नहीं किसी लोकतंत्र की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल वैचारिकी है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। वो उसको जो नियंत्रित करता है संघ परिवार, वो संघ परिवार लोकतंत्र का विरोधी रहा है। और जब देश का संविधान लागू किया जा रहा था तो इन्होंने इस देश के संविधान का भी विरोध किया था कि देश में ये भारत का संविधान लागू नहीं होना चाहिए और मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। तो लोकतंत्र से तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं और लोकतंत्र से इनको दिक्कत भी है। आज भी मोदी जिस तरीके से बातें करते हैं कि मैं आऊँगा, मेरी सरकार ने ये किया, मैंने ये किया, तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के खिलाफ हैं। चूँकि सरकार मोदी जी की नहीं है, सरकार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है या एनडीए की है, सरकार मोदी जी की नहीं है। चूंकि भारत में अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, यहाँ संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। पिछली भी सरकारें जो रही वो ना पंडित नेहरू की सरकार थी, ना इंदिरा गांधी की सरकार थी, ना वो राजीव गांधी की सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकारें थीं। इसी तरीके से ये सरकार भी मोदी जी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसकी सरकार है। लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा में जिस तरीके से मैं जो बार बार आता है और जिस तरीके से वो अपने को ऊपर रखते हैं और मोदी की गारंटी, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी प्रचार कर रही है कि जिस तरीके से मोदी की गारंटी है, तो इसमें निश्चित तौर पर उनको किसी लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है। इसलिए मनोज तिवारी अगर ये कहते हैं सनसनी फैलाने के लिए, ठीक है, सनसनी फैलाने के लिए उनका है, सनसनी फैलाने के लिए। जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जेल भेजने की तैयारी है, सरकार गिराने की तैयारी है और हमारे ऊपर दबाव है कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए और वरना फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा, तब भी यही कहा गया था कि सनसनी फैलाने की काम कर रहे हैं। लेकिन आपने भेजा फिर अरविंद केजरीवाल को जेल और सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, सब सामने आ रहा है जिस तरीके से आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर के सिर्फ ये कह देने से कि सनसनी फैलाने की, भाई राजनीतिक दल है वो सनसनी तो फैलाएगा, आप भी सनसनी फैलाते हैं, दूसरे भी सनसनी फैलाते हैं, तो सनसनी से जिस राजनीतिक दल को फायदा होगा वो सनसनी तो फैलाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उस सनसनी के पीछे जो बात कही जा रही है वो बात कितनी दमदार है और उसमें कितनी सत्यता है, या वो सिर्फ शोशेबाजी है। कुल मिलाकर के जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ शोशेबाजी नहीं लगती हैं, उनमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्यता है और आग के पीछे कुछ ना, मतलब धुएं के पीछे कहीं ना कहीं कोई आग है, कुछ ना कुछ चल रहा है। आप देखिए कि जिस तरीके से 3 याचिकाएं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट से खारिज हुई और तीसरी याचिका में तो याचिकाकर्ता पे 50,000 का जुर्माना भी जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने लगाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आने लगा कि अब अदालतों के जरिए जो है ये सरकार नहीं गिराई जा सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप हमको कोई दिखाइए इस तरीके की नज़ीर कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई सरकार बर्खास्त की हो। तो ये
इस तरह का कोई है ही नहीं। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम कानून की अदालत हैं, हम कानून के अनुसार चलेंगे और आप अदालत को जो है वो अपना राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। तो जिस तरीके से अदालतों को राजनीति का अखाड़ा बना करके और अदालतों के जरिए सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जाए वो फेल हुई है। तो अब जब फेल हुई है तो फिर अब दूसरे रास्ते जो अपनाए जाने हैं, चूँकि हाईकोर्ट ने भी कहा कि इस पर एलजी अपना फैसला लेंगे और कानून के मुताबिक जो काम होगा वो करेंगे। अब एलजी कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग मसला हो सकता है कि एलजी कानून के मुताबिक किस तरीके का काम कर रहे हैं और किस तरीके से कानून से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल तो एलजी के जो बयान आए हैं वो कानून के अंतर्गत ठीक मालूम नहीं पड़ते हैं, चूँकि एलजी जो है वो सरेआम टिप्पणियां कर रहे हैं और मीडिया चैनल्स पे जाकर के या मीडिया आउटलेट्स पे जाकर के बातें कर रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चली जाएगी। भाई आपको जो करना है वो आप संवैधानिक तौर पर जो आपके पास अधिकार हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए, कौन आपको रोक रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं और 21 मार्च से अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो आपने अभी तक सरकार हटाई क्यों नहीं फिर? तो ये तो आपकी जो एक तरीके से कहा जाए कि जो कार्य क्षमता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसका मतलब ये कहा जाए कि एलजी को या तो संवैधानिक प्रावधान का जो है कोई ज्ञान नहीं है, या उनको सही राय नहीं मिलती है, या फिर एलजी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार को गिराया जाए। ये कुछ इसके निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर एलजी वास्तव में संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं और संविधान की उनको इतनी चिंता है तो फिर संविधान के अंतर्गत अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराई जा सकती है तो गिराएं, फिर रोक क्यों नहीं, इतना डिले क्यों कर रहे हैं? तो जो काम आपको कल करना है वो आज क्यों नहीं करना है? तो कुल मिलाकर के शर्मिष्ठा जी है ये, चूंकि ये अच्छे तरीके से समझा जा रहा है कि अगर आज सरकार गिरा दी जाएगी एलजी के जरिए अरविंद केजरीवाल की, तो सुप्रीम कोर्ट से वो 1 सेकंड में बहाल हो जाएगी, चूंकि आपके पास सरकार को गिराने का कोई संवैधानिक जो है वो या कानूनी जो है कोई पक्ष आपके पास नहीं है। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से तुरंत बहाल हो जाएगी। इसलिए मुझे जो लगता है वो है ये कि चुनाव से ठीक 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सरकार को इस तरीके से गिराया जाएगा ताकि चुनाव में ये संदेश जाए और फिर अगर बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाती है सरकार तो तब तक चुनाव हो जाएगा और उसका भारतीय जनता पार्टी जो फ़ायदा लेना चाहिए वो फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी। अब वो फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग का मसला है, चूँकि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा इसलिए गया था कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि करप्शन के आरोप में अरविंद केजरीवाल जेल में है। लेकिन हुआ सर्वत्र इसका उल्टा है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया अरविंद केजरीवाल के साथ भी और हेमंत सोरेन के साथ भी, और सब जगह ये बात चली गई कि सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, इसको किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर करना है। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मजबूती के साथ एकजुट हो गए और जनता में भी ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए तमाम वो सारे हथकंडे अपना रही है जो कि असंवैधानिक हैं, अलोकतांत्रिक हैं। तो ये संदेश जनता के पीछे गया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानी इस समय दिखाई पड़ती है वो दिखाई ये पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक आम आदमी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को उस तरीके से डिमोरलाइज भी नहीं कर पाई है जिस तरीके से उसको आशा थी, और बल्कि उल्टा असर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ही जो है अभी कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के पास अब ऐसा लग रहा है कि और कोई चारा नहीं बच रहा, तो वो फिर वो सनसनी फैलाने की बात कहे, चाहे शिष्टाचार, नैतिकता, ये सब की बातें कहे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहे, लेकिन दिख यही रहा है कि बीजेपी अब दिल्ली की सत्ता पर जो आरोप आतिशी ने लगाए हैं वो बेबुनियाद नहीं लगते, धुआं दिख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंगारी भड़की हुई है और बीजेपी किसी न किसी तरह निर्वाचित सरकार को, दिल्ली की निर्वाचित सरकार को गिराने की, हटाने की तैयारी में है, ये दिख रहा है। और आज हरियाणा के मंत्री जो रहे, पूर्व मंत्री अनिल विज, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा करके दिखाया, आगे भी जो पीएम मोदी कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। जब हमारा संविधान बना था तब किसी ने ये बात सोची नहीं थी कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में भी जाएगा, लेकिन नैतिकता ये कहती है कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने अपने बाकी मंत्रियों का त्यागपत्र लिया। क्या अरविंद केजरीवाल और उसी पार्टी के अन्य मंत्रियों के लिए अलग अलग नियम हैं? ये भी एक अजीब ही बात है, क्योंकि कोई त्यागपत्र तो दिया नहीं और उसके बाद बात नैतिकता की हो रही है। तो फिर ऐसे तो बीजेपी पर भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, बहुत सारे इल्जाम है बीजेपी पर, बहुत सारी घटनाएं देश में ऐसे हुई। मणिपुर इसका उदाहरण है सबसे बड़ा, लद्दाख में जो बीजेपी ने किया है, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं देश में। किसान आंदोलन है, शाहीन बाग आंदोलन है, लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का मामला है,
बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगे। तो इस तरीके से देखें तो मोदी को तो बहुत पहले ही त्याग पत्र दे देना चाहिए था, बल्कि उनका तो एक लंबा सिलसिला चल निकलता त्याग पत्र देने का, अगर वो ऐसा नैतिकता पर भरोसा रखते तो। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि बीजेपी केवल सत्ता में यकीन रखती है और इस सत्ता को पाने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकती है। दिल्ली में हम इस समय यही देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी बीजेपी ने की, और जब उससे ये सफल नहीं हो पाया और इंडिया गठबंधन न केवल आम आदमी पार्टी मजबूती से टिकी रही, बल्कि बीजेपी के लिए यह दोहरी मार थी कि इंडिया गठबंधन में भी उसकी स्थिति मजबूत बनी रही, कांग्रेस उसके साथ खड़ी रही। और तो और रामलीला मैदान की रैली से जो संदेश निकला उससे बीजेपी बहुत बुरी तरह घबराई हुई दिख रही है। और यहाँ पर जिस तरह से कल्पना सोरेन ने, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, हेमंत सोरेन उनकी पत्नी, उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। और ये सब जो बयान दिए जा रहे हैं, इधर केजरीवाल की पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने भी बार बार आकर संदेश पढ़े, रामलीला मैदान से भी उन्होंने अपना भाषण दिया। तो ये सारी बातें बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उसे चिंता में डालने वाली हैं कि उसके कोई भी पैतरे काम नहीं आ रहे हैं। अरविंद जी, अमरिंदु जी, हम बात कर रहे थे झारखंड की, तो झारखंड में इस समय चुनाव प्रचार में एक बड़ा दिलचस्प दृश्य देखने मिल रहा है, उसको ये देखते हैं, उसके बाद हम बात आगे करते हैं। ये जो दृश्य है ये झारखंड का है। झारखंड की सड़कों पे इस समय ऐसी झांकी निकल रही है जिसमें हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे दिख रहे हैं और ईडी सीबीआई बाहर कैंप जेल लिखा हुआ है। और इसपे जो इस ट्रक या बोले रैली के पीछे जो भी नारे लिखे हुए हैं वो बड़े ध्यान देने वाले हैं। इसमें उलगुलान का जिक्र है और बिरसा मुंडा का जिक्र है। केंद्रीय सरना समिति की ये झांकी है और उसमें लिखा है जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और यहाँ पर झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन का ईडी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को उलगुलान में अंग्रेजों के द्वारा शोषण, मतलब ये इतिहास से इसको जोड़कर देख रहे हैं कि कैसे आदिवासियों के हक की और उनके हितों की लड़ाई करने वाले एक नेता को पहले अंग्रेजों ने इस तरह से परेशान किया और अब बीजेपी परेशान कर रही है। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रवाद पर अमलेंदु जी गहरी चोट दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और क्या इसका असर, क्या अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी, यहाँ पर तो हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे दिखाकर उनकी झांकी निकाली जा रही है, उन्हें दिखाया जा रहा है कि कैसे उनको प्रताड़ित कर रहे हैं ईडी सीबीआई, इसके जरिए बीजेपी कैसे प्रताड़ित कर रही है। और यहाँ दिल्ली में भी अब डोर टू डोर कैंपेन तो शुरू हो ही गया है आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर जो है वो पोस्टर्स अब दिल्ली के महत्वपूर्ण जगहों पर दिखने लगे हैं। क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक साबित होगा? क्या बीजेपी के प्रचार पर आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये जो प्रचार है ये भारी पड़ेगा? निश्चित तौर पर समिता जी ये भारी पड़ेगा नहीं, मुझे लगता है भारी पड़ रहा है। और आज ही प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू आया है जिसमें प्रधानमंत्री सफाई देते घूम रहे हैं कि जो ईडी के केसेस चल रहे हैं उसमें सिर्फ 3% ही जो हैं वो राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों के ऊपर चल रहे हैं। यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस दबाव में आ गए हैं कि ये संदेश जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही हैं वो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों के ऊपर, विपक्षी नेताओं के ऊपर कर रही हैं और ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरीके से विपक्ष चुनाव प्रचार ना करने पाए इसके तहत किया जा रहा है। ये संदेश चला जा रहा है, इसलिए ही प्रधानमंत्री अब जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो सफाई देते हुए मालूम पड़ रहे हैं कि अब वो इसका सफाई दे रहे हैं कि सिर्फ 3% लोग जो मतलब केसेस हैं ईडी के वो राजनीतिक दलों से लोगों के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में ये निकल रही हैं, झांकियाँ निकल रही हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की यहाँ पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले होंगे। चूँकि अब ये संदेश जा रहा है कि 2 बड़े नेता जो हैं वो जेल के अंदर से संघर्ष कर रहे हैं और मोदी
मोदी जी के खिलाफ जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और मोदी जी किस तरीके से इसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश एक तरीके से आ रहा है। आज ही राजनाथ सिंह का एक और बयान जो आ रहा है समिता जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी बनेंगे और चाहेंगे तो चौथी बार भी चाहेंगे और जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। यानी कि अब ये संदेश साफ तौर पर दिया जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी लंबे समय तक काम करेंगे और लंबे समय तक वही कब्जा करेंगे। तो अब जो विपक्ष आरोप लगातार लगा रहा है कि इस चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं होगा और ये सारी तैयारियां उसी तरीके की जा रही हैं, उसको एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही सच साबित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये आरोप कहीं ना कहीं सच है कि इसके बाद अब चुनाव नहीं होंगे। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भुवनेश्वर में कहा था कि ये आखिरी मौका है आपके पास इस अपने लोकतंत्र को बचाने का, और अगर आप चाहते हैं कि आगे चुनाव हो तो इस बार जो है वो मतलब मोदी सरकार को सरकार से बाहर करना है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था उसको देश अब समझने लगा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए, पहले तो एक वो मंत्री सांसद रहे वो अनंत कुमार हेगड़े, उनका बयान आया कि 400 सीटें चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। फिर वो ज्योति मिर्धा एक उनकी नेता हैं, उनका बयान था कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। इसी तरीके से और भी लोगों के बयान आए। तो अब राजनाथ सिंह का ये बयान, तो ये कुल मिलाकर की जो कड़ी बनती है, ये कड़ी इस तरीके के साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं जो है वो निश्चित तौर पर ये चीज़ें की जा रही हैं कि अगर बहुमत आ जाए भारतीय जनता पार्टी के पास तो फिर चुनाव को किस तरीके से ख़त्म किया जा सके और फिर संसदीय लोकतंत्र रहे नहीं। क्योंकि संविधान बदलने की बार बार बातें की जाती हैं। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था कि संविधान की समीक्षा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मात्र संगठन है आरएसएस, वो चूंकि संविधान के विरुद्ध रहा है और उसकी इच्छा नहीं थी कि देश में ये संविधान लागू हो, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान जो है वो इस देश में लागू हो, तो इसलिए उसने उस समय संविधान का विरोध किया था लागू किए जाने का और मनुस्मृति को संविधान बनाने की उसने वकालत की थी। तो आज भी इनके मन में बार बार जो हुक यही उठती है कि ये संविधान जो है इनको भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को परेशान करता है, जो सबको बराबरी का हक देता है। जहां जो कहावत थी, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि मेहतरानी और रानी का वोट जो है एक बराबर है, तो इनको ये परेशानी होती है कि मेहतरानी और रानी का वोट एक बराबर है क्यों? क्योंकि ये तो राजतंत्र के सब जो थे एक तरीके से कहा जाए कारिंदे रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है वहां भी एक आंदोलन चल रहा है कि साहब लोकतंत्र को हटाओ और राजतंत्र वापस लाओ। तो ये सब जो उनको समर्थन किनका है? उनको समर्थन इन्हीं लोगों का है, राजतंत्र का जो करने वाले हैं इनका। तो ये भी राजतंत्र के चूंकि हिमायती रहे हैं तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ भी इसी तरीके का राजतंत्र हो, लोकतंत्र किसी भी तरीके से समाप्त किया जा सके। तो ये देश के सामने वास्तव में एक बड़ा संकट है और विपक्ष इस बात को बार बार कह रहा है कि खतरा जो है वो लोकतंत्र के ऊपर है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और चूंकि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है तो उस खतरे मतलब लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारियां हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके ये शुरू कर दी गई हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है, विपक्ष का आरोप है। और जनता भी अब इस बात को समझ रही है कि शायद ये बातें एकदम से सही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं। समिता जी बिल्कुल, जब जो बीजेपी के पूर्वज हैं उन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं दिया या लोकतंत्र की सोच रखने वालों का साथ नहीं दिया, और अभी ये दिख रहा है कि अभी भी बीजेपी को इसी लोकतंत्र से सबसे ज्यादा तकलीफ है। हालांकि मोदी आज भी ये दावा कर रहे हैं, आज वो उधमपुर में थे और उन्होंने वहां भी ये दावा किया कि जब लोकतंत्र की बात आएगी तो मैं सबसे पहले उसके लिए लड़ूंगा, लेकिन उनके अपने बयान ही ये बता रहे हैं। आज फिर उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने सावन में मटन खाने और नवरात्रि में फिश खाने वाली बातों को उठाया। इससे जाहिर हो रहा है कि मोदी केवल और केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि राम तो कभी बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा था ही नहीं, राम मंदिर तो कभी हमारे लिए चुनावी मुद्दा था ही नहीं, जबकि बीजेपी की पूरी सोच यही रही है। जब आपके लिए चुनावी मुद्दा था नहीं तो आपके घोषणा पत्र में वो क्यों बना रहा, ये बात भी उठाई जा सकती है। लेकिन अब अपने कहे से पलट जाना ये बीजेपी की खास आदत है। और इस समय बीजेपी को इंडिया गठबंधन से सबसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम दल, चाहे उनके बीच कितना भी वैचारिक मतभेद रहा हो, लेकिन इन सारे दलों को एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हम अलग अलग लड़े तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो ये संविधान को खत्म कर देगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। और ये सारे दल कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान के हिमायती हैं, इसीलिए अब ये सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी है। बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी परेशानी यही है कि जिन राज्यों में उसकी सत्ता नहीं है वहां वो लोकसभा में अपनी मनमानी कैसे करेगी, और इसीलिए बीजेपी दिल्ली पर भी काबिज होना चाहती है। आज सौरभ भारद्वाज ने ये बताया कि बीजेपी किस तरह से बार बार दिल्ली की जनता बीजेपी को खारिज करती आई है। क्या कहा है सौरभ भारद्वाज ने, इसको सुनते हैं।
आवाज़ नहीं है। आवाज़ नहीं है इसमें सौरभ भारद्वाज की भी। हम आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो में ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे 2013 में बीजेपी को हरा दिया गया, 2015 में भी हरा दिया गया। मेरा ख्याल है आवाज आ गई, एक बार देख लेते हैं। जी। दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में नहीं बिठाना चाहते। 2013 में बहुत कोशिश की, 2015 में बड़े बड़े मंत्री दिल्ली की गलियों में पर्चे लेके घूमे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री घूमे। अच्छा अच्छा। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबने ठीक रैलियां की। दिल्ली में बड़ा बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ। 2020 यहाँ ये बता रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि 2013 में, फिर उसके बाद 2015 में और उसके बाद 2020 में भी, 20 में तो मतलब 15 में भी प्रधानमंत्री मोदी खुद, उनके बड़े बड़े मंत्री, इसके अलावा 2020 में फिर से, जबकि बीजेपी 2 बार सत्ता पर आ चुकी थी केंद्र की, उसके लिए ये बहुत आसान था कि वो दिल्ली का चुनाव अपने संसाधनों से जीत लेती, अपने शक्ति के दम पर जीत लेती, लेकिन बीजेपी को दिल्ली की जनता ने तीसरी बार भी नकार दिया। उसके बाद एमसीडी में भी बीजेपी की हार हुई। तो कुल मिलाकर ये पूरा माहौल ये बता रहा है कि दिल्ली की जनता का मूड किसी भी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है। और ये इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उसने जिन भी कारणों से ईडी ने डाल तो दिया है, गिरफ्तार तो कर ही लिया है, लेकिन अब ये गिरफ्तारी बीजेपी पर के लिए बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के समर्थन में एक लहर सी चल पड़ी है। यहां से लेकर गुजरात और पंजाब और हरियाणा, हर जगह अब आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं और वहां उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और उसके पहले उनके बाकी नेताओं को जेल में डालकर बीजेपी ने अपने लिए सिरदर्दी मोल ले ली है, ये समझ में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की 3 याचिकाएं तो हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी, लेकिन इस बीच उनकी एक याचिका खारिज हो गई, जो मतलब उस पर हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया और ईडी की जो गिरफ्तारी थी उसको सही बताया था, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई हो। आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए अरविंद केजरीवाल की ओर से, और उन्होंने मौखिक रूप से अपनी दलील पेश की। सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल केजरीवाल की गिरफ्तारी वैसे दस्तावेज के आधार पर की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन दस्तावेजों को उनसे छुपाया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैंने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल किया है। यह एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला है। तो इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं इसे तत्काल देखूंगा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी ईमेल को देखा जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कामकाज सोमवार से शुरू होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और 15 अप्रैल ही वो दिन है जब उनकी न्यायिक हिरासत की जो मियाद है वो खत्म हो रही है। तो 15 अप्रैल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, यानी वो केस ही रद्द हो जाता है, उन पर जो गिरफ्तार उनको जिस तरीके से किया गया है वही खारिज हो जाती है, या फिर उन्हें जेल में बने रहना होगा। और इस बीच दिल्ली के चुनाव भी करीब आ जाएंगे, मई में दिल्ली में चुनाव है, लेकिन अमलेंदु जी इस बीच बाकी राज्यों में तो चुनाव शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये वाली बात कही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस टाइमिंग के सवाल पर गौर करेगा? मुझे लगता है समिता जी, सुप्रीम कोर्ट इस पे सवाल करेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और होनी ही नहीं चाहिए, ये देखनी भी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले के कई मामलों में आदेश हैं। इधर हम अपने दर्शकों को एक सूचना और दे दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पे सुनवाई शुरू हो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो स्पेशल जज हैं कावेरी बाबीजा, उनकी अदालत में। तो उस पर सुनवाई अभी चल रही है। उन्होंने भी जो है चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया ने जमानत मांगी है। तो उस पर क्या फैसला आता है, वो अगर वो आ जाता है अभी तो बताएंगे, वरना जब आएगा तो उस समय बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुझको लगता है समिता जी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें
चली हैं और सुप्रीम कोर्ट में दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी हैं, और जो यही दलीलें दी भी थी उन्होंने हाई कोर्ट में भी, लेकिन हाई कोर्ट ने वो दलीलें नहीं सुनी, उसको नहीं माना और हाई कोर्ट ने ईडी की बात पे ज़्यादा भरोसा किया। तो अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बातें आती, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला भी आया छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर के, जो इसी तरीके का शराब घोटाला था, जिस तरीके का दिल्ली का शराब घोटाला बताया जा रहा है। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चूंकि कोई लेन देन नहीं हुआ, किसी पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई, इसलिए पीएमएलए एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं हुआ। ये जो था साफ आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। अरविंद केजरीवाल के केस में भी यही है और बार बार यही दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से और संजय सिंह की तरफ से, सबकी तरफ से यही दलीलें दी गई हैं कि ना तो इसमें एक भी रुपये की रिकवरी हुई है, ना कोई मनी ट्रेल पकड़ा गया है, और ईडी जो है वो ये साबित करने में विफल रही है कि इसमें कोई किसी भी तरीके का मनी ट्रेल है या पैसे का लेन देन हुआ है, जिसको कि हाई कोर्ट ने जो था खारिज कर दिया है। उसने ईडी की दलील को माना, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के आदेश दे चुका था। और जब मनीष सिसोदिया की जमानत पे ही सुनवाई हो रही थी, जस्टिस संजीव खन्ना ने ये कहा था कि आप जो है हर 3 महीने पे एक सप्लीमेंट की चार्जशीट लेकर के चले आते हैं और आपके पास कोई सबूत है, अभी तक आपने कोई सबूत दिया, किसी पैसे की रिकवरी हुई, कोई मनी ट्रेल आप देख पाए? तो वहाँ जो थी ईडी बगले झाँकने लगी थी। संजय सिंह की जब जमानत याचिका हुई थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप बताइए, वरना फिर हम इस पर जो है गुण दोष के आधार पर हम फिर इसको सुनेंगे। तो ईडी बाहर गए और लंच के बाद जब लौट करके आए तो ईडी के वकील, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर इनकी जो है वो विरोध हम नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि संजय सिंह की जमानत याचिका का भी विरोध ईडी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई सबूत नहीं थे। तो सबूत अभी भी नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बाकी अब ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है, शीर्ष अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या गुण दोष है केस में, किसको करती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते, मुझको लगता है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के मामले में दलीलें दी गई हैं, वो दलीलें बिल्कुल ठीक है, चूँकि ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल मामला है और लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने का ही एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, चूँकि जिस तरीके से 9 समन दिए गए ईडी की तरफ से, और आपने 90 समन के बाद अरविंद केजरीवाल को आपने गिरफ्तार किया। भाई, जो आपने 90 समन के बाद गिरफ्तार किया था, ये गिरफ्तारी आप पहले समन के बाद भी कर सकते थे, दूसरे के बाद भी कर सकते थे, तीसरे के बाद भी कर सकते थे। आप नवंबर से समन दे रहे हैं और मार्च में आकर के आप गिरफ्तार करते हैं, और तब गिरफ्तार करते हैं कि जब आप दोपहर में जाकर के हाई कोर्ट में कहते हैं कि हमारा इनको गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, हमने तो इनको पूछताछ के लिए समन दिया है। ये हाई कोर्ट में आप कहते हो। जैसे हाई कोर्ट कहता है अरविंद केजरीवाल से कि आप जाके ईडी के सामने प्रस्तुत होइए, आप शाम को जाकर के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये सब जिस तरीके से पूरी चीज़ें हुई हैं, इससे साफ जाहिर पड़ता है कि मामले में कहीं ना कहीं बहुत खोट था, और ये खोट शायद सुप्रीम कोर्ट इसको पकड़ गया, चूँकि हमने देखा है कि बहुत से मामले जो हैं जो हाई कोर्ट से खारिज हो जाते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आकर के न्याय मिलता है। फिर चाहे वो राहुल गांधी की सदस्यता वाला मामला हो, चाहे और भी बहुत से मसले हो, सब में आकर के सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिला है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर हर व्यक्ति को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तो फिर इस लंबी न्यायिक प्रक्रिया का फिर फ़ायदा क्या है? क्या ये लंबी न्यायिक प्रक्रिया सिर्फ सरकारों का पक्ष रखने के लिए? तो ये एक लंबी बहस का एक मसला हो सकता है। मुझे लगता है कि इस पर कानून जो है वो विचार करेंगे संमित्रा जी। जी बिल्कुल, अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अभी हाल फिलहाल के फैसले आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, मतलब संजय सिंह की जमानत को लेकर या उससे पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने को लेकर, ये तमाम फैसले लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर अपना फैसला लेगा। और इस समय इसीलिए सभी लोगों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। और 15 अप्रैल बड़ा खास दिन रहेगा। लेकिन उससे पहले ये सवाल भी उठने लगा है कि मोदी जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, लेकिन इस समय तो कई आरोप मोदी पर भी लगे, बीजेपी पर भी लगे हैं। तो क्या अब भ्रष्टाचार की अगर बात उठेगी तो जांच का सामना क्या मोदी को भी करना पड़ेगा? क्या ऐसे भी कभी कोई दिन आएगा कि जिसमें बीजेपी के जो लोग हैं वो हमको जेल में दिखेंगे? ये एक बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि मीसा भारती आरजेडी की वो कैंडिडेट हैं, उनका एक बड़ा बयान आया, उस पर काफी हलचल मची। आज उन्होंने फिर एक और बयान दिया। क्या कहा है मीसा भारती ने, इसको सुन लेते हैं। कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे, अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए, और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे, ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करने दीजिए। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे, वो हमारे अभिभावक है, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ।
अब वो ये यात्रा मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 लाख पार और 4,000 पार कराने निकली है ये यात्रा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार रोजगार क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। जेपी नड्डा मीसा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हैं, तेजस्वी यादव की बहन है, लालू प्रसाद की बेटी हैं। बीजेपी चाहे तो इन पर भी परिवारवाद का आरोप लगा दे, लेकिन इस समय मीसा भारती आरोप लगा रही हैं और वो ये नीतीश कुमार पर भी लगा रही हैं। क्या वो ये जो उन्होंने भी एक रथ यात्रा को बस लेकर निकले हुए हैं इस समय बिहार में, और बिहार में इस समय तेजस्वी की लहर दिख रही है। हमने कल ही देखा था कि किस तरह तेजस्वी संतरा छीलते हुए बता रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि देखो हमने संतरा छीलने की शुरुआत कर दी है। अब नारंगी पार्टी वाले इससे चिढ़े तो चिढ़े, ये वाली बात तेजस्वी की ओर से हो गई है। आज उनकी बहन मीसा भारती जो खुद प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने ये बता दिया है कि सारे करप्ट लोग जो हैं वो जेल जाएंगे, और उन्होंने इसके साथ साथ मीडिया को भी एक चेतावनी दे दी कि मीडिया एजेंडा सेट न करे, एजेंडा सेट करने का काम नेताओं पर छोड़ दे। अमरेंदु जी, क्या इस समय आम आदमी पार्टी ने भी ये जो आरोप लगाया था कि जो एलजी ने चिट्ठी लिखी वो मीडिया पर पहले पहुंच गई, या उसके बाद ये जिस तरह से मीडिया में ये खबरें चल रही है कि आम आदमी पार्टी में टूटन दिख रही है और वहां उसके सांसद नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के खिलाफ मीडिया कोई एजेंडा सेट कर रहा है? देखिए समिता जी, वो दिल्ली में क्या पूरे देश में मीडिया ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से कहा जाए प्रच्छन्न सहयोगी के तरीके से काम कर रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक मीडिया वही खबरें बनाने की कोशिश, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो या भारतीय जनता पार्टी को जिससे कुछ फायदा होता हो, दिखाई पड़ता हो। मीसा भारती ने जो बात कही वो 100% सत्य है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी, नई सरकार आएगी, वो करेगी, फिर चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो या कोई नेता हो, कोई भी हो, अगर किसी ने किया है तो वो जेल जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा। तो ये तो एक आम सी बात है। मतलब कोई इंडिया गठबंधन का नेता ये थोड़ी कह देगा कि अगर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है और नई सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री को माफ़ कर देगी कि चूंकि आप प्रधानमंत्री नहीं तो आपने भ्रष्टाचार कर लिया, आपको विशेषाधिकार हो गया भ्रष्टाचार करने का, तो ये थोड़ी ना कह दिया जाएगा। तो यही कहा जाएगा भाई जिसने भी भ्रष्टाचार किया है और उसकी जांच होगी, वो किया है तो जेल जाएगा, तो सीधी सी बात है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्यों जाएंगे जेल? अगर किया है तो इस बात है कि जांच में अगर आएंगे तो जाएंगे, तो उसमें फिर इसमें धोने की क्या बात आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री को ऐसे कहा जा रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री किसी के लिए कुछ कहते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, चुनाव आचार संहिता लागू है, प्रधानमंत्री समय प्रधानमंत्री नहीं है, केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं। वो इस समय नरेंद्र मोदी की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो जो भी उनको जवाब मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी की हैसियत से उनको जवाब मिल रहे हैं। तो जो भी बातें हो रही है वो नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, किसी प्रधानमंत्री को नहीं दी जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जब भी कोई बात करते हैं तो पहले के प्रधानमंत्रियों के ऊपर हमले करते हैं, वो किसी व्यक्ति के ऊपर हमले नहीं करते हैं। तो ये बड़ा जमीन आसमान का अंतर। तो कुल मिलाकर के अगर देखिए, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनके जो पति हैं क्या पराग प्रभाकर, वो तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो अगर वित्त मंत्री के पति ही कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो जाहिर सी बात है नई सरकार बनेगी तो जांच कराएगी इसकी, और ये सब चीज़ें सामने आ रही है किस तरीके से घोटाले हुए हैं। आपने भाई जिन कंपनियों से चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिन कंपनियों से, उनमें ऐसी कंपनियां भी हैं जो 3 साल पहले ही बनी थी और उन्होंने आपको उठा करके चंदा दे दिया, जबकि वो कानूनन अपराध है कि वो चंदा दे ही नहीं सकती हैं बनने के 3 साल के अंदर। इसी तरीके से ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई, और जैसी ही कार्रवाई हुई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और फिर उनके वारे न्यारे हो गए। इसी तरीके से ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, उनकी वो दवाइयाँ जाँच में फेल हुई और उन कंपनियों ने आपको पैसा दे दिया, वो दवाएं जो थी वो पास हो गई। तो ये इंटरकनेक्शन सब जोड़े जाएंगे तो ये फिर सब चीज़ें आएंगी। अपराध विशेषज्ञ जब इसकी सब समीक्षा करेंगे, इसकी जांच करेंगे कहाँ क्या क्या घोटाले हुए हैं। इसी तरीके से पीएम केयर फंड है। अब देखिए पीएम केयर फंड अगर खुल गया सर मित्रा जी, तो वो तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ी चीज़ कोई ना कोई होगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जो बॉन्ड नहीं भुना पाते थे वो जाकर के पीएम केयर फंड में जमा हो जाता था पैसा। पीएम केयर फंड सरकार का फंड नहीं है। ये आरटीआई के जवाब में पीएमओ कह रहा है कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आरटीआई के अंतर्गत नहीं है, ये अलग संस्था है।
है, तो अगर अलग संस्था है तो फिर इसमें सरकारी कर्मचारियों का पैसा क्यों जमा हुआ, जिन लोगों ने उसमें पैसा जमा किया उनको टैक्सेस में छूट क्यों किस तरीके से मिली। तो ये बहुत सी चीज़ें जिस तरीके से सब सामने आ रही हैं, तो पीएम केयर फंड भी एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है अगर इसकी कायदे से जांच होती है। तो अब नई सरकार आके जांच करती है या सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कराता है, ये सब बातें आने वाले समय की होंगी। तो मीसा भारती ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि मीडिया जो है जिस तरीके से बातों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है, एक तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का IT सेल ही कम नहीं है चीज़ें तोड़ने मरोड़ने के लिए और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, और मीडिया भी फेक न्यूज़ फैलाने लग जाए तो फिर आखिर जनता को सही सूचनाएं मिलेंगी कहाँ से। तो ये बड़ा एक संकट है। तो मुझे लगता है मीसा भारती ने जो कहा निश्चित तौर पे वो एक सैद्धांतिक बात है, और सैद्धांतिक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी भी स्वयं ये नहीं कह सकती कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया तो वो प्रधानमंत्री होने के नाते उस जांच से बच जाएंगे और जेल जाने से बच जाएंगे। अगर उन्होंने किया तो जाएंगे, अगर नहीं किया तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें किसी को परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। जी सर, बिल्कुल सांच को आंच नहीं, ये जो कहा जाता है, तो ये देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को इस बात पर यकीन है कि नहीं, क्योंकि ये तो भारत का और हमारा तो ये सत्यमेव जयते का नारा हम देते हैं, तो प्रधानमंत्री को कम से कम इतना यकीन होना चाहिए और उनके समर्थकों को भी ये यकीन होना चाहिए कि अगर वो सही हैं, अगर वो सच में पाक साफ हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की बातें अभी दिख रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक बड़ा घपला सामने आ ही चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीधे सीधे गैर कानूनी बता दिया है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अभी तक ये नहीं बता रही है कि आखिर इतने पैसे उसने जिस तरह से जमा किए वो गलत है या नहीं है। बीजेपी में ये कहने की हिम्मत नहीं दिख रही है। लेकिन मीसा भारती जैसे नेता हैं, और उनके पहले राहुल गांधी ने भी साफ साफ ये कह दिया था, ईडी और सीबीआई के अफसरों को एक तरह से परोक्ष रूप से चेतावनी दे दी थी कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो जो कोई गलत का साथ दे रहा होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि जब भी सत्ता बदलेगी, और ये बिल्कुल सही है कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत है उसे गलत दिखाना और उसको सजा देना, ये काम भी होगा, बिल्कुल अदालत के दायरे में होगा। और इसीलिए इस समय मीसा भारती के बयान को, चाहे राहुल गांधी की बातों को जिस तरह गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी में बहुत घबराहट है। और बीजेपी ने अपने न केवल ट्रोल आर्मी जो उनके सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के लिए बैठे रहती है, बल्कि कुछ ऐसे नेताओं को भी छोड़ रखा है जो गाहे बगाहे इस तरह की बातें करते रहते हैं। जैसे निशिकांत दुबे हैं झारखंड में, अब उन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ दिया है कि कल्पना सोरेन सीएम बनने के लिए तैयार है और चंपई सोरेन को हटाना होगा। अब ये उन्होंने एक नई बात छेड़ दी है ताकि इंडिया गठबंधन या झारखंड मुक्ति मोर्चा में दरार दिखे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत जो है मंडी में या मनाली में अभी उन्होंने प्रचार किया, मंडी से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह जो वहां के मंत्री हैं उनको छोटा पप्पू कहा, राहुल गांधी के लिए बड़ा पप्पू कहा, और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में और नारी शक्ति का, देवी शक्ति का अपमान किया है, जबकि हमको उसका जवाब देना है। ये सरासर झूठ है। मोदी ने इस झूठ की शुरुआत की, कंगना उस झूठ को आगे बढ़ा रही हैं। तो बीजेपी चाहे जितनी धर्म और संस्कृति और परंपराओं की बात कर ले, आज मोदी उधमपुर में थे, वहां भी उन्होंने तमाम बातें, चाहे राम मंदिर को लेकर उनका यह कहना है कि कांग्रेस के पाप भुलाकर हमने उन्हें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया। तो ये एक तो ये चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है कि आप राम का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, आप धर्म और संस्कृति, धर्म का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2004 में जब चुनाव हुए थे तो 20 दिन में निपट गए थे, लेकिन इस समय जबकि डिजिटल इंडिया का शोर है और चुनाव जो है वो 45 दिन से ज्यादा खींचे जा रहे हैं। क्यों खींचे जा रहे हैं ये तो इलेक्शन कमीशन बताए या कि फिर प्रधानमंत्री बताए। तो ये कुल मिलाकर सारी बातें, और जिन पीएम केयर्स फंड का आपने जिक्र किया, कोविड में इसकी स्थापना की गई थी, भारत सरकार का लोगो इस पे लगाया गया, पीएम ने अपने नाम से नाम ही जब ऐसा बना दिया कि पीएम केयर्स फंड, तो लोगों को ये सरकारी फंड है और उसमें कितने करोड़ आए इसका कोई हिसाब कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये आरटीआई के दायरे से मुक्त रखा जा रहा है। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जिन पर जांच होनी चाहिए। चुनाव से पहले इनका जिक्र होना चाहिए ताकि जनता को सही खबर हो, लेकिन मीडिया बीजेपी के प्रभाव में आकर एक अलग एजेंडा सेट कर रहा है और बार बार जो निर्वाचित नेता हैं उन्हें किसी न किसी तरह गलत दिखाया जा रहा है, जनता के फैसले पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी ने ये एक बड़ा आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की तैयारी हो रही है, राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने की तैयारी हो रही है। तमाम अभी इस तरह के जो काम चल रहे हैं, जो घटनाक्रम दिल्ली में दिख रहा है एलजी का, उससे ये नजर आ रहा है कि बीजेपी केंद्र में जो बैठी हुई है वो एलजी के जरिए
दिल्ली पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। बहुत गंभीर हालात बने हुए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इन हालात में जनता किस तरह अपने विवेक और सूझबूझ से फैसला लेती है और क्या इस बार सत्ता बदली जाती है। तो आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंदु जी, और आज हम यही रोकते हैं अपनी चर्चा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।